हेलो एवरीवन। आज हम लोग निबंध का क्लास 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें अभी तक के सेशंस में मैंने आपको भूमिका किस तरीके से लिखना है उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है कि वो आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं अगर पिछले 3 सेशंस का अगर एक ओवरव्यू दूँ तो क्या कुछ आपको ध्यान रखना है निबंध की भूमिका को लेकर के। तो पहली बात तो मैंने ये बताया था कि निबंध की जो शुरुआत है, निबंध की शुरुआत किसी कविता, कहानी, श्लोक, अंग्रेजी उद्धरण, या फिर अंग्रेजी उद्धरण, स्वयं का अनुभव आदि के माध्यम से निबंध की शुरुआत कर सकते हो। अब इसमें मैंने और रूल 1 और रूल 2 करके भी आपको समझाया है कि भूमिका में कि इन केस अगर आपको कि कोई कविता, कोई कहानी, कोई श्लोक या अंग्रेजी उद्धरण या स्वयं का अनुभव, ये सब अगर आपको वहाँ पर नहीं याद आ रहा है, निबंध के किसी विषय से संबंधित कोई भी उद्धरण नहीं याद आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो निबंध का मूल शब्द है, निबंध के मूल शब्द या कहें कि कीवर्ड, निबंध के मूल शब्द की परिभाषा लिखनी है। निबंध के मूल शब्द की परिभाषा लिखनी है। ये रूल 1 बताया था मैंने आपको, और इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी निबंध के दिए थे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रचनात्मकता वाला एक निबंध का उदाहरण दे करके मैंने आपको समझाया था कि रचनात्मकता वह देखना है जो बाकी किसी ने नहीं देखा, और वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा। तो इस वाले निबंध में रचनात्मकता कीवर्ड है, तो रचनात्मकता की परिभाषा दे करके भी आप निबंध की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। या जैसे मैंने आपको बताया था कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, ठीक है, सत्य कोई रंग नहीं जानता। तो इस वाले निबंध को बताते हुए भी मैंने आपको बताया था कि सत्य जो है वो इसमें कीवर्ड है। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी उद्धरण एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है, तो सत्य जो कि कीवर्ड है, तो इसकी परिभाषा देकर ही आप निबंध की शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा भूमिका से संबंधित। फिर इसी में मैंने रूल 2 बताया था निबंध से का रूल 2 भूमिका लिखने का, कि निबंध में क्या होता है कि निबंध में आपको विषय को पूरी तरीके से, निबंध की भूमिका में विषय को पूरी तरीके से स्थापित करना होता है। तो विषय को पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए, विषय को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए अगर कोई रूपक आया हो, अगर कोई मेटाफर हो निबंध के विषय में, अगर कोई मेटाफर हो तो मेटाफर को जरूर परिभाषित करना है। कोई रूपक हो तो रूपक को परिभाषित करना है, ठीक है, रूपक को परिभाषित करना है। तो ऐसा कुछ मैंने अभी तक के सेशंस के माध्यम से आपको निबंध की भूमिका को किस तरीके से अप्रोच करना है उससे रिलेटेड ये सारी बातें कुछ आपके सामने रखी थी। अब होपफुली ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। अब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को बताने के बाद अब इसका किस तरीके से यूज करना है वो सब भी मैंने पिछले कुछ सेशंस में आपको बताया। आज के सेशन में मैं एक 2025 का निबंध लेकर के
आपको बताऊँगा कि इसकी अगर भूमिका लिखनी होगी तो आपका क्या अप्रोच होगा। तो जैसे 2025 में एक निबंध पूछा गया था कि मैले पानी को सबसे अच्छा कि मैले पानी को एक बार वो निबंध देख लेता हूँ कि एग्जैक्ट क्या लाइन थी। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। अब ये 2025 का ऐसे है। अब इसमें हम जो भी अब जैसे इसकी हमें भूमिका लिखनी है, ठीक है, इस वाले निबंध की। तो जो भी मैंने अभी भूमिका से संबंधित आपको रूल्स बताए हैं, उन्हीं नियमों को ध्यान में रख करके आपको भूमिका लिखनी है। तो पहला नियम मैंने क्या बताया आपको कि निबंध की शुरुआत किसी कविता, कहानी, श्लोक, अंग्रेजी उद्धरण, स्वयं का अनुभव, किसी दोस्त की कोई बातचीत, ऐसे कुछ आपको शुरुआत करना है। तो इसमें अब इसी बात को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। अब इसमें पहले आपको समझ विकसित करनी होगी कि ये निबंध कह क्या रहा है। तो समझ के बेसिस पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप भी सोचना और मैं भी आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा जिनके माध्यम से आप इस निबंध की शुरुआत कर सकते हो। अब ये निबंध कह रहा है कि जैसे कोई गंदा पानी है, ठीक है, कोई गंदा पानी है ग्लास में रखा हुआ है, ठीक है। अब इस गंदे पानी को अगर साफ करना है तो इसको बिना हलचल के एक स्थान पे रख दो। तो इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े बड़े कण होंगे, वो नीचे बैठते जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं ये नीचे की ओर ही आएंगे और नीचे की ओर आने से ये यहाँ पर तली में जम जाएंगे और ऊपर जो होगा वो शुद्ध जल एकत्रित हो जाएगा। अब इसको सस्पेंशन के कॉन्सेप्ट, निस्पंदन के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। तो मैले पानी को सबसे अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। ये अपने आप में प्रस्तुत अर्थ है जो कि बिल्कुल सही है। और इसका एक अप्रस्तुत अर्थ भी है कि मैला पानी सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे कोई आरओ की कोई टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, या किस तरीके से पानी को साफ करना है और ऐसे कुछ क्रियाकलाप लिखने हैं, तो वो एग्जामिनर नहीं जानना चाहता है। चूँकि ये निबंध है और एक दार्शनिक निबंध है, और दार्शनिक निबंधों में बिटवीन द लाइंस जाना पड़ता है और उसमें देखना पड़ता है कि किस दर्शन को उजागर करने की कोशिश की गई है। तो मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, इसमें क्या दर्शन है? तो इसमें मैला पानी सिर्फ मैले पानी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। मैले पानी का तात्पर्य है विसंगतियाँ, मैले पानी का तात्पर्य है अशांति, मैले पानी का तात्पर्य है निष्क्रियता,
क्रियता, इस तरीके का कुछ प्रतीक है इसमें। मैले पानी रूपक के माध्यम से कुछ बातें आपके सामने रखी गई हैं। तो मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को अगर अपनी कमियों को दूर करना है, अपनी विसंगतियों को दूर करना है, तो उसे एकांत में जाना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति एकांत में जाएगा तो अपनी विसंगतियों से छुटकारा पा जाएगा और वो अपने जीवन में और बेहतर कर पाएगा और शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये कहना चाह रहा है निबंध का विषय, ठीक है। तो अब इस अगर निबंध को मुझे लिखना होगा तो किस तरीके से, किन किन उदाहरणों को आधार बना करके इसको लिख सकते हैं। तो मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। अगर इसकी शुरुआत करनी हो इस निबंध की तो किससे शुरुआत कर सकते हैं, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसके अंदर कुछ विसंगतियां हुई और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए वो व्यक्ति एकांत में गया। और एकांत में जाने के बाद ये व्यक्ति जो है, ये वो व्यक्ति नहीं रहा जो यहाँ पर था। ये व्यक्ति कुछ बदल गया और ये व्यक्ति कुछ सात्विक हो गया, ये व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक हो गया, ये व्यक्ति कुछ पवित्र हो गया। तो ऐसा कुछ हो गया। तो फिर ऐसे कुछ उदाहरणों को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे उदाहरण कौन कौन से हैं? ऐसे उदाहरणों की तो भरमार है, क्योंकि जितनी भी स्टोरीज़ हैं उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप एकांत में रहोगे, अगर आप निर्जन स्थान पे रहोगे, तो आपके अंदर की जो सृजनात्मकता है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो कभी नहीं ख़त्म होती है। तो सृजनात्मकता कभी नहीं ख़त्म होती है और व्यक्ति जो है वो जीवंत बना रहता है। इसके लिए एकांत में रहना ज़रूरी होता है। और जो भी हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं वो कहीं ना कहीं इसी जीवंतता का उदाहरण होता है, कहीं ना कहीं इसी सृजनात्मकता का उदाहरण होता है। तो इसलिए किसी भी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से इस निबंध की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इन उदाहरणों के द्वारा आप इस निबंध की शुरुआत कर सकते हो। जिसमें पहला उदाहरण अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो उसमें पहला उदाहरण है गौतम बुद्ध का, कि गौतम बुद्ध के उदाहरण से आप इस निबंध की शुरुआत कर सकते हो कि गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की जो यात्रा है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा है, बुद्ध बनने की जो यात्रा है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा है, इसको आधार बना करके आप इस निबंध की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, कि गौतम बुद्ध गया के जंगलों में एक पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत में ही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और यह उदाहरण सिद्ध करता है कि परम ज्ञान भीड़ में नहीं बल्कि चित्त की शांति और एकांत में मिलता है। तो गौतम बुद्ध की जर्नी से आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हो। दूसरा कौन सा उदाहरण आप कर सकते हो? दूसरा उदाहरण जैसे कि आपने वैदिक काल, जब आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे तो वैदिक काल में एक आपने ग्रंथ पढ़ा होगा। जैसे बहुत सारे वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए, जैसे ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, वेद, पुराण जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो इसी में वैदिक काल में ही एक ग्रंथ हैं जिनको कहा जाता है, उन ग्रंथों को अरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो अरण्यक जो होते हैं, ये अरण्यक जो ग्रंथ होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो जो अरण्य शब्द है, अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगल। अरण्य शब्द का क्या मतलब होता है? जंगल। तो ये जो इनमें जो दर्शन है, जो अरण्यक ग्रंथों में जो दर्शन है, ये दर्शन ऋषि मुनियों के द्वारा एकांत में लिखा गया है, निर्जन स्थानों पे लिखा गया है। और इसीलिए मतलब प्रकृति के पास में रह करके लिखा गया है और इसीलिए इनकी अत्यधिक उपयोगिता है। और ये जो दर्शन
इसीलिए आ पाया क्योंकि ये दर्शन उसी एकाकीपन और उसी सृजनात्मकता के प्रभाव के चलते ये इतना शुद्ध रूप में निकल कर के आया। तो अरण्यक ग्रंथों को आधार बना कर के भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो एक ये उदाहरण हो सकता है। तीसरा उदाहरण आपको बता देता हूँ कि तीसरा कौन सा उदाहरण से आप शुरुआत कर सकते हो। तीसरा उदाहरण है जैसे भगवान शिव का जिक्र करके, वैसे माइथोलॉजी करेक्टर को यूज करना ठीक होता है लेकिन बहुत प्रभावी नहीं होता है कि मतलब ऐसा कुछ आप निबंध में बताओ, लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भगवान शिव और हिमालय का एकांत बता करके आप बता सकते हो कि भगवान शिव को आदि योगी माना जाता है और उनमें जो आत्मिक शक्तियां हैं वो सब कहीं ना कहीं उनके ध्यान, योग और उस एकाकीपन का ही परिणाम है। और उनके अंदर जो भी आत्मिक शक्ति का संचय है, उसी एकाकीपन, उसी हिमालय का वो निर्जन ही उनको उस आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण करता है। तो ये तो इसलिए मतलब ऐसा कुछ आप निबंध की शुरुआत में उस एकांत के महत्व को बताते हुए इन सब कहानियों का जिक्र कर सकते हो। गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया मैंने, वैदिक काल में अरण्यक ग्रंथों का उदाहरण दिया, भगवान शिव का उदाहरण दिया, या जैसे आदि शंकराचार्य का उदाहरण दे करके आप बता सकते हो, या किसी भी ऋषि मुनि, कोई, इसमें बहुत सारे उदाहरण दे करके आप अपनी बातों को रख सकते हो। और एकांत में रहने का, कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो मैला पानी उन विसंगतियों की ओर इशारा करता है जिसमें व्यक्ति अपनी इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, अपनी इन कमियों को दूर करने के लिए किसी निर्जन स्थान का सहारा लेता है और स्वयं को शुद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक करता है। तो ऐसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। या फिर जैसे कि आपने जो प्राचीन भारतीय जीवन व्यवस्था है उसको भी आधार बना करके अपने इस निबंध की शुरुआत कर सकते हो। प्राचीन भारतीय जीवन व्यवस्था को आधार बना करके भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो, जिसे हम वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि जैसे गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो जैसे लास्ट के जो दो हैं जिसमें वानप्रस्थ को ले लें और सन्यास को ले लें, ठीक है। तो वानप्रस्थ और सन्यास में जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो वानप्रस्थ और सन्यास में इन दोनों में एकांत पर ही महत्व दिया गया है कि आप जो है वो मोह माया को छोड़कर जंगल की ओर गमन करो और पूरी तरह एकांत होकर मोक्ष की प्राप्ति करो। तो भारतीय प्राचीन जो व्यवस्था है, जो जीवन पद्धति है, उसमें एकांत को, अकेले रहने के महत्व को उजागर किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो वो व्यक्ति अपनी विसंगतियों से छुटकारा पा जाएगा और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय जीवन व्यवस्था का उदाहरण दे करके आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो अभी तक जो भी मैंने उदाहरण दिए उसमें ज़्यादातर जैसे हिंदू धर्म से संबंधित जैसे बातचीत है, जैसे गौतम बुद्ध, वैदिक काल, इनसे संबंधित। जैसे अभी अगर ईसाई परंपरा में देखो तो ईसाई परंपरा में भी मतलब एकांत के ऊपर महत्व दिया गया है, ठीक है। जैसे ईसाई परंपरा में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं डेजर्ट फादर्स करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डेजर्ट फादर्स, ठीक है। अब डेजर्ट फादर्स के इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, जो पादरी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान में जा कर के रहते हैं और रेगिस्तान के उस निर्जन में आत्मिक शुद्धि के लिए या अपने आप को अकेला रहकर और प्रार्थना करके, तपस्या करके
ईश्वर की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके की बात, मतलब डेज़र्ट फादर्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से भी आप एकांत के महत्व को उजागर करते हुए अकेलेपन या एकांत से किस तरीके से व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, उस पर बातचीत कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी उदाहरण से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। बहुत सारे दार्शनिकों के मतों से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। दार्शनिकों के मतों से, जैसे एक दार्शनिक हुए थोरो। तो थोरो की माध्यम से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। और थोरो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वॉल्डेन। थोरो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है वॉल्डेन, और वॉल्डेन बुक में थोरो ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आपको गहनता से जीना है और अगर आपको जीवन के वास्तविक अर्थों को समझना है, और तो फिर आपको एकांत में रहना होगा, अकेले अकेले में रहना होगा। उससे आपकी सृजनात्मकता और जो क्रिएटिविटी है वो आपकी बची रहेगी। तो अगर आपको गहनता से जीना है तो अकेले में रहो। तो इस तरीके की कुछ बातचीत करते हैं। तो थोरो की जो बुक है वॉल्डेन, उसका जिक्र करके आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे सुकरात ने एकांत में रहने पर अत्यधिक बल दिया है, या सुकरात के अलावा किसी अन्य दार्शनिकों का भी जिक्र कर सकते हो, जैसे नीत्शे का जिक्र कर सकते हो। नीत्शे ने भी एकांत में रहने पर जोर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अन्य जैसे उदाहरणों की बात करें तो बहुत सारे अन्य उदाहरणों से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। जैसे जापान में जो जैन भिक्षु हैं, तो जैन भिक्षु भी एकांत में रहने पर अत्यधिक महत्व देते हैं। और उनका भी मानना है कि अगर कोई व्यक्ति एकांत में रहता है, अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है, तो वो अधिक पावरफुल हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, उसके अंदर अपने आप बुद्धत्व प्रकट होगा। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो उसके अंदर अपने आप बुद्धत्व प्रकट होगा, ठीक है। तो इस बात का जिक्र करके भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। या जैसे निबंध की शुरुआत आप अगर इस्लाम धर्म से करना चाहो, तब भी इस्लाम धर्म में भी एकाकीपन या अकेले रह करके या एकांत में रहने पर बल दिया गया है। जैसे इस्लाम धर्म में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है खलवत। तो खलवत के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि आप खलवत एक्चुअली ये सूफी साधक जो हैं इस्लाम में, जो सूफी साधक हैं, जो जो स्वयं को खुदा के बंदे के रूप में, जो स्वयं को खुदा के बंदे के रूप में और ईश्वर को प्रेमिका के रूप में पूछते हैं। कि अगर कोई ईश्वर है तो उसको प्रेमिका के रूप में, मतलब खुदा को प्रेमिका के रूप में और स्वयं को इसकी प्रेमी के रूप में मानते हैं, ठीक है, सूफी साधक जो होते हैं, ठीक है। तो सूफी साधकों की जो पद्धति है उसमें एक खलवत का कॉन्सेप्ट है। और खलवत के कॉन्सेप्ट में ये बात बताई गई है कि कुछ दिनों तक स्वयं को अंधेरे कमरे या निर्जन स्थान पर बंद कर लेना है, और स्वयं को बंद कर लेना है किसी कमरे में। और इस एकाकीपन में आपको खुदा के सामने इबादत करनी है, आत्मचिंतन करना है, ऐसा कुछ करने को कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आप इस निबंध की शुरुआत कर सकते हो और बता सकते हो कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही, एकाकीपन होने से ही, एकांत होने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत, इस निबंध की शुरुआत बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आप कर सकते हो, और बहुत बेहतर ढंग से एग्जामिनर तक आपकी बात कन्वे हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जैसे आप निबंध की कोई भी शुरुआत करो, किसी भी कहानी को लिखो, किसी भी कविता को लिखो, किसी भी कुछ भी बताओ, लेकिन निबंध की जब भी आप शुरुआत करो किसी कविता कहानी कहीं से भी, तो ऐसा नहीं है कि उस कविता कहानी को लिख करके आप चले गए और मतलब
कविता कहानी लिखा और फिर उसके बाद लिखने के बाद, जैसे ये आपने कविता कहानी लिखा, फिर लिखने के बाद फिर आपने इसको निबंध के विषय से रिलेट ही नहीं किया कि इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध की सिद्धार्थ से बुद्धत्व ग्रहण करने की जो यात्रा है वो यात्रा यह दर्शाती है कि व्यक्ति के अंदर यदि कोई विसंगतियां हैं तो उन विसंगतियों को अकेलेपन या निर्जन स्थानों में जा करके दूर किया जा सकता है। मतलब कुछ इस तरीके से निबंध के विषय से आपको रिलेट करना होगा। तो सेकंड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ज़रूर आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्मेट आपको ध्यान रखो। देखो, मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक बार फॉर्मेट अगर बैठ गया, आपके इस दिमाग में अगर फॉर्मेट बैठ गया तो फिर आपको निबंध लिखने में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। कैसा भी, कहीं भी, किसी भी तरीके का निबंध होगा, आप तुरंत अच्छे ढंग से लिख सकोगे, प्रभावी तरीके से लिख सकोगे। तो पहला स्टेप क्या बताया कि कविता और कहानी से निबंध की शुरुआत करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस कविता और कहानी को 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 निबंध के विषय से रिलेट करो। इस कविता और कहानी को निबंध के विषय से रिलेट करो। निबंध के विषय से रिलेट करो, ठीक है, रिलेट करो, ठीक है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। कि इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के अंदर जो विसंगतियां हैं वो एकांत में, एकाकीपन में जा करके दूर की जा सकती हैं और व्यक्ति की आत्म शुद्धि हो सकती है, व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपने निबंध को एग्जामिनर के सामने रख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर निबंध में कोई मूल शब्द हो तो उसको डिफाइन करना है कि विषय में कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड, चूंकि यहाँ पर कीवर्ड है कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, ये विषय है। अब इस विषय में मतलब मेन जो कीवर्ड है जिसमें गूढ़ रहस्य है वो है मैले पानी वाली बात कि, और मैला पानी जो है वो यहाँ पर एक मेटाफर के रूप में है। और मैंने सेकंड रूल आपको बताया था कि अगर कोई मेटाफर है तो मेटाफर को डिफाइन जरूर करना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध की कहानी से आपने स्टार्ट किया, फिर आपने कुछ इसमें और बातचीत करने लगे, आपने इस मेटाफर को डिफाइन ही नहीं किया, तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा कि मेरे स्टूडेंट को जो ये लिख रहा है इसको ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि मैले पानी को समझा है इसने कि नहीं समझा है। थोड़ा बहुत इंडिकेट कर देना है कि मतलब मैले पानी की ऐसी कोई डिफिनीशन तो देना नहीं है। तो मतलब फर्स्ट रूल उतना इफेक्टिवली तो आएगा नहीं यहाँ पर कि मूल शब्द की परिभाषा देनी है, लेकिन इसमें मेटाफर जो है कि मैले पानी का तात्पर्य इसमें जैसे कहानी आपने बता दिया, फिर कहानी बताने के बाद फिर आपने उसको निबंध से थोड़ा बहुत रिलेट किया कि इस कविता या कहानी कोई भी हो उसके माध्यम से ये निबंध की बात से थोड़ा रिलेट करना है। फिर आपको बताना है कि ये जो निबंध के विषय में ये बात है कि मैला पानी ये अपने प्रस्तुत अर्थ के लिए तो है ही कि प्रस्तुत अर्थ क्या कहता है कि अगर कोई मैला पानी है तो उसको अगर अकेला छोड़ोगे तो उसको साफ किया जा सकता है। तो यह प्रस्तुत अर्थ भी रखता है क्योंकि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को बताना है कि प्रस्तुत अर्थों में निबंध का विषय भी पूर्णतः तार्किक है, पूर्णतः वैज्ञानिक है कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार अगर मैले पानी को अकेला छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ साथ निस्पंदन के सिद्धांत के अनुसार जो बड़े कण हैं वो नीचे की ओर ही बैठेंगे। इसकी मैले पानी में मिली गाद या मिट्टी नीचे की ओर ही जाएगी और जिससे जो शुद्ध जल है वो ऊपर एकत्रित हो जाएगा।
तो यह प्रस्तुत अर्थ है, किंतु यहाँ पर मैला पानी सिर्फ प्रस्तुत अर्थ रखता हुआ नहीं नजर आता है। यहाँ पर मैला पानी एक अपने अप्रस्तुत अर्थ के लिए भी जाना जा रहा है, जो कि अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत प्रतीकात्मक है। ये मैला पानी व्यक्ति की उन विसंगतियों की ओर इशारा करता है, व्यक्ति की उन कमियों की ओर इशारा कर रहा है, व्यक्ति की उस अशांति की ओर इशारा करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ऐसी कुछ बातचीत आपको करना है कि मैले पानी के का अप्रस्तुत अर्थ आपने समझ लिया है, ये एग्जामिनर को बता देना है। तो होपफुली जो मैं बात आपको कह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आई होगी। फिर इस प्रकार जैसे अपनी बात मेटाफर को भी आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपका विषय पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया एग्जामिनर को कि हाँ, जो स्टूडेंट ये निबंध लिख रहा है उसको निबंध का विषय जो है वो पूरी तरीके से समझ आ चुका है। अब जैसे जब आपने निबंध के विषय को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर आपको बताना है एग्जामिनर को कि इस प्रकार निबंध के विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करने के उपरांत इस प्रकार निबंध के विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करने के उपरांत मुख्य भाग में, अब मुख्य मेन बॉडी की तरफ चलना है, मुख्य भाग में विभिन्न आयामों को देखा जा सकता है। मुख्य भाग में विभिन्न आयामों को देखा जा सकता है। अब जैसे मुख्य भाग में आ गए और मुख्य भाग में फिर बहुत सारे डायमेंशंस ओपन करने होते हैं, और डायमेंशन जैसे एक एक करके अब देखा जा सकता है डैश लगा करके, या तो फिर एक ही पास में सारे डायमेंशन लिख सकते हो, एक ये भी तरीका है, या फिर एक और तरीका है कि एक एक करके अपना डायमेंशन ओपन करते रहो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज से मैं भूमिका के बारे में अब आने वाले सेशंस में बातचीत नहीं करूँगा, या करूँगा भी तो बहुत हल्की फुल्की बात करके आगे बढ़ूँगा। लेकिन आपको अब भूमिका से संबंधित मैंने जो भी 3 सेशंस लिए हैं और एक जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो उसमें मैंने अच्छे से भूमिका किस तरीके से लिखनी है, जो कि एस्से का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो भूमिका को एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी निबंध की भूमिका लिखनी है तो उसकी शुरुआत किसी कविता, कहानी, श्लोक, अंग्रेजी उद्धरण, स्वयं का अनुभव आदि के माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हो। रूल 1 क्या है कि अगर कोई कीवर्ड हो तो उसको परिभाषित करके लिख देना है। जैसे अगर कोई ये कविता, कहानी, श्लोक, अंग्रेजी उद्धरण नहीं भी याद आ रहा है तो केवल कीवर्ड से भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और रूल 2 क्या था कि कोई मेटाफर हो तो उसको जरूर परिभाषित करना है। जैसे इस वाले निबंध में मेटाफर था, तो मेटाफर को बिना परिभाषित किए आगे नहीं बढ़ना है। तो मेटाफर को परिभाषित करो, फिर उसके बाद मतलब ये सारे उदाहरण भी मैंने आज आपको बताया कि बहुत सारे इन उदाहरणों के माध्यम से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि उस स्टोरी या कविता या कहानी जिससे आपने शुरुआत किया है उसको निबंध के विषय से रिलेट जरूर करो, कि देखो ये मैंने फालतू में ही कोई कविता कहानी नहीं लिखा है, ये मैंने ये इसलिए लिखा है कि इसका निबंध के विषय से संबंध है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये निबंध इसी को बोलते हैं फ्लो है कि नहीं। कुछ आपने कमेंट्स पढ़ा होगा जिसमें आपके कमेंट्स में आया होगा कि निबंध का फ्लो ठीक नहीं है। तो फ्लो ठीक मतलब कि आप रिलेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप जो मना रहा है वो लिखते चले जा रहे हो। रिलेट करो कि ये बात का कनेक्शन इस बात से है। ठीक है, फिर अगर कोई मूल शब्द हो तो उसको डिफाइन करो। चूँकि मैले पानी को अकेला छोड़ने से उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, इसमें कोई वैसा कोई कीवर्ड नहीं है जिसकी आपको डिफिनीशन बताना हो, लेकिन इसमें एक मेटाफर जरूर है। वो मेटाफर है मैला पानी। तो मैले पानी का प्रस्तुत अर्थ आपको बताना है और अप्रस्तुत अर्थ। तो प्रस्तुत अर्थ भी आपको बताना है कि भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार ये बात पूर्णतः तार्किक और वैज्ञानिक है कि मैले पानी को अकेला छोड़
छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण और निस्पंदन के सिद्धांत के अनुसार सिद्ध है। लेकिन इसका अप्रस्तुत अर्थ भी है कि मैले पानी का तात्पर्य यहाँ सिर्फ पानी के गंदे हो जाने से नहीं है। यहाँ अब एक अप्रस्तुत अर्थ है जो कि व्यक्ति की विसंगतियों, अशांति, निष्क्रियता आदि की तरफ इशारा करता है कि अगर कोई व्यक्ति इन विसंगतियों से ग्रसित है तो वह व्यक्ति यदि एकांत में जाएगा, वह व्यक्ति अगर अकेले में रह करके आत्मचिंतन करेगा, तो वह व्यक्ति पहले जैसा व्यक्ति ना हो करके अधिक शुद्ध और अधिक सात्विक और अधिक आध्यात्मिक होकर के निकलेगा, जो कि हमारे भारतीय दर्शन या अन्य दर्शनों का भी एक मुख्य आधार है। तो इस तरीके से निबंध के विषय को पूरी तरीके से भूमिका में स्पष्ट करना है, और एक बार जब भूमिका आपकी पूरी हो गई 2 से ढाई पन्ने में जब निबंध की भूमिका आपने अच्छे से लिख लिया, तो आपको स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को बताना है कि इस प्रकार निबंध के विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करने के उपरांत मुख्य भाग में विभिन्न आयामों को देखा जा सकता है, और फिर डैश लगा करके बहुत सारे आयामों पर आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, मुख्य भाग में। अब वो मुख्य भाग में अब किस तरीके से कैसे अप्रोच करना है, ये हम अगले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो अगले सेशंस में इसी पर बातचीत करेंगे कि डायमेंशंस कैसे ओपन करना है, और डायमेंशन ओपन करने का क्या तरीका है, और डायमेंशन ओपन करके कैसे उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस डायमेंशन को प्रूव करना है। ये सब बातें हम आने वाले सेशंस में करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।